राजस्थान इतिहास की सीरीज में कृषक आंदोलन अपना चल रहा है और कृषक आंदोलनों के अंदर आपने बिजोलिया किसान आंदोलन, उससे संबंधित बेगू किसान आंदोलन हमने पूरा ढंग से पढ़ लिया है। आज के इस सत्र में मैं आप लोगों को बूंदी किसान आंदोलन, जिसका एक नाम हमें और प्राप्त होता है बरड़ किसान आंदोलन, उसकी जानकारी देने जा रहा हूँ। कमोवेश हर किसान आंदोलन के कारण जो थे वो उच्च लगान दर, कई प्रकार के लेवी कर जिन्हें हम लाग बाग कर भी कहते हैं, और अन्य करों में आप युद्ध कोष कर कह सकते हैं। आपकी नीतियों के चलते जो कृषि घट रही थी, लेकिन लगान या जो राज्य कर वसूलता है, भूमि कर जिसको आप लैंड रेवेन्यू भी कहते हैं, वो कम नहीं हो रही है। लेकिन इसके अलावा बूंदी रियासत में जो किसानों की कुछ समस्याएं बड़ी विशिष्ट थी। भ्रष्टाचार, यहाँ के किसान भ्रष्टाचार से बेहद नाराज थे। इसके अलावा जिस प्रकार से बूंदी रियासत ने यहाँ की गुर्जर जाति के सामाजिक प्रथाओं को कुप्रथा बतलाकर प्रतिबंधित करने का प्रयास किया, उसने भी बरड़ या बूंदी रियासत उस क्षेत्र के स्पेशली गुर्जर किसानों को बेहद अंदर तक झकझोर के रख दिया था। उनके पास सिवाय इस चीज़ के कि वो सशस्त्र संघर्ष को अंजाम दें, उनके पास कोई चारा नहीं था। यद्यपि यहाँ पर प्रकृति किसानों की अहिंसक सत्याग्रह पर ही आधारित रही, जो आपने बिजोलिया और बेगू किसान आंदोलन के अंदर देखी थी। लेकिन एक बात, हमने बिजोलिया और बरड़ में बिजोलिया और बेगू में जहाँ प्रधान जाति धाकड़ देखी थी, यहाँ गुर्जर जाति होगी। आप लोगों को याद होगा जब मैंने आपको आधुनिक राजस्थान में 1857 का गदर पढ़ाया था, तब मैंने कहा था टोंक रियासत, आप लोगों को मालूम है कि टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत है, वहां पर स्त्रियों ने भी संघर्ष में भागीदारी की थी। लेकिन वो किसान आंदोलन जहां सशस्त्र महिला दलों की मुठभेड़ हुई फौज के साथ, वो किसान आंदोलन बरड़ किसान आंदोलन या बूंदी किसान आंदोलन है। सो आइएगा हम अपने आंदोलन को आरंभ करते हैं विधिवत तरीके से, और इसे अब आप देखिएगा। चलिए, बूंदी पीजेंट मूवमेंट। यानी कि बूंदी किसान आंदोलन। उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग अपना अपना नोटबुक साथ में लेकर बैठे, ताकि नोट्स को साथ साथ पेन डाउन करते चले जाएं। सबसे पहले इसका जो एक अन्य नाम और आपको प्राप्त होता है वो है बरड़ किसान आंदोलन, याद रखिएगा, बरड़ किसान आंदोलन। ठीक है, इस किसान आंदोलन की जो अवधि है 2 चरणों में चलता है, 1922 से 23 तक एक, और 1936 में, यानी कि बहुत लंबा नहीं चला। यहाँ पर भी बेगू किसान आंदोलन की तरह ही रियासत की तरफ से किसानों के लिए कुछ कल्याणकारी कदम उठाने पड़े। इसलिए किसानों ने भी समझदारी दिखाते हुए वापस समझौते को स्वीकारते हुए आंदोलन को वापस ले लिया था। बहरहाल यहाँ की जो अवधि है 1922 से लेकर 23 अवधि एक चरण, और द्वितीय चरण में याद रखना 1936 ईस्वी। जी, जो रियासत यहाँ पर लग रही है वो आपको स्पष्ट नजर आ रही है। वो हाड़ौती में प्रधान जो रियासत है कोटा से भी पहले की, वो बूंदी है। यहाँ की जो प्रधान जाति थी वो गुर्जर जाति थी, और यहाँ पर जो नेतृत्व किया ये विशिष्ट है। नेतृत्व किया है पंडित नैनूराम शर्मा ने। पंडित नैनूराम शर्मा का हाड़ौती प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल के साथ काफी लंबे समय तक संबंध जुड़ा रहा है। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे और थानेदार के पद पर नियुक्त थे। ये अलग बात है, 1934 में आपने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना करी, लेकिन वो सक्रिय नहीं रहा। फिर बाद में 1939 में कोटा प्रजामंडल से भी आप लोग जुड़े रहे हैं, हमें नहीं पता, लेकिन कुछ अज्ञात कारणों से बाद में पंडित नैनूराम शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बहरहाल ये एक छोटा सा परिचय है पंडित नैनूराम शर्मा का। तो मैं यहाँ पर कुछ इनके की इफेक्ट्स लिख देता हूँ कि आप पुलिस इंस्पेक्टर रहे ब्रिटिश पीरियड के दौरान। ठीक है, और आपने सामाजिक कल्याण की पृष्ठभूमि भी तैयार करी। 1934 में आपने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण
योगदान दिया था। एक बात, 1939 में ये हाड़ौती प्रजा, पहले तो ये निष्क्रिय रहा, बाद में फिर कोटा प्रजामंडल, याद रखिएगा, कोटा प्रजामंडल के रूप में फिर हमें ये देखने को मिलता है। और इंस्पेक्टर हैं, बाद में इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ठीक है साहब, बेहद महत्वपूर्ण है पंडित नैनोराम शर्मा। जाति यहां पर गुजरे, विशेषताओं की यदि मैं बात करूं कि इस किसान आंदोलन की विशेषताएं क्या हैं, ये थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट है। सशस्त्र महिला दलों की भागीदारी वाला, सशस्त्र महिला दलों की, याद रखिएगा, भागीदारी वाला एकमात्र कृषक आंदोलन। एकमात्र किसान आंदोलन, याद रखिएगा, वो है बरड़ किसान आंदोलन। अब इसी संदर्भ में आपको मैं दोबारा बतला दूं, 1857 की क्रांति के दौरान एकमात्र रियासत जहां पे महिलाओं की भागीदारी हुई, मोहम्मद मुजीब का एक नाटक है आजमाइश, उससे इस बात की पुष्टि होती है। वो था टोंक रियासत का आंदोलन, याद करिएगा। यहाँ पर जो नाना टाटा टोपे का भी क्या कहते हैं इसको, अधिकार हो गया था। जो यहाँ पर हमीरगढ़ युद्ध लड़ा गया था, उसके अंदर नासिरुद्दीन महमूद ने तात्या टोपे का साथ दिया था और नवाब के विरुद्ध उसने कार्यवाही की थी। तो एक नोट लगाकर मैं इस तथ्य को आपके सामने रख देता हूँ, काफी महत्वपूर्ण ये तथ्य है ताकि आपको याद रहे। मोहम्मद मुजीब ने अपने नाटक, याद रखना बेहद महत्वपूर्ण तथ्य, आजमाइश, मोहम्मद मुजीब ने अपने नाटक आजमाइश में उल्लेख किया है कि 1857 के गदर में टोंक रियासत में महिलाओं ने, याद रखिएगा, महिलाओं ने बागियों का साथ दिया था, क्रांतिकारियों का साथ दिया था। महिलाओं ने क्रांतिकारियों का साथ दिया था। ये उल्लेख किसने किया है, महत्वपूर्ण है, मोहम्मद मुजीब ने किया है। अपने कौन से नाटक में किया है, आजमाइश में किया है, कि महिलाओं ने क्रांतिकारियों का साथ दिया था। देखो, जब मैं आपको इस तरह की टीचिंग कर रहा हूं तो ये तख्ते मानकर चलिए, मैं पिंड करूंगा चीजों को, जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, जो मिलते जुलते तथ्य होंगे, ताकि वो आपको परेशान बाद में ना करें। क्लियर है? लेकिन यदि प्रश्न यहां पर इस रूप में आ जाए कि एकमात्र किसान आंदोलन जहां पर सशस्त्र महिला दलों की भूमिका की भागीदारी हमें नजर आती है, तब आप कहेंगे बरड़ किसान आंदोलन या बूंदी किसान आंदोलन। ठीक है साहब, एक बार आप यहां तक की चीजों को अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए। इसके बाद फिर मैं अपनी बात को थोड़ा सा और आगे आपके सामने लेकर चलूंगा। अभी पहले हम कारण की बात करेंगे। ठीक है साहब, आई थिंक आप लोगों ने कर लिया है। यदि मैं कॉजेज की बात करूं, कारण की बात करूं कि बरड़ किसान आंदोलन का आयोजन किन किन कारणों से हुआ, तो एक तो ऊंची दरों, मतलब उच्च लगान दरों का होना, 25 प्रकार के लाग बाग, जबकि 84 लाख बाग आपने देखे थे 84 बिजोलिया किसान आंदोलन में, 54 प्रकार के लाग बाग आपने देखे थे, 54-53, आई थिंक, यदि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, 54-53 में से एक संख्या बेगू किसान आंदोलन में, और बरड़ किसान आंदोलन में 25 लाख बाग थे। यहाँ बेगार वसूली जा रही है, रिश्वत के रूप में सरकारी भ्रष्टाचार यहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एवं इस प्रकार के लाग बाग के अलावा लगान, उच्च दरों के लगान के अलावा 1 रुपया 1 आना प्रति रुपया, 1 रुपये पर 1 आना की दर से यहाँ स्थायी रूप से युद्ध कोष वसूला जा रहा है। भाई, किसानों का साफ कहना है कि लड़ आप रहे हो, यू वांट टू एक्सपैंड योर एम्पायर।
वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्सपेंशन दैट एक्सपेंडिचर्स। आप हम पर क्यों थोप रहे हो? ये बड़ा मुद्दा था कि आप यदि युद्ध लड़ रहे हो, जमीन जीत रहे हो, तो इसका हमें क्या फायदा मिल रहा है? आपकी जो ब्रिटानी हुकूमत है उसको फायदा मिल रहा है, और उनके पीछे ये राजपूत नरेश बेवजह दीवाने हो रहे हैं। इसके अलावा जब बूंदी रियासत ने गुर्जर जाति की सामाजिक प्रथाओं पर हस्तक्षेप करते हुए एक मृत्यु भोज होता है नुक्ता, उसको जब प्रतिबंधित कर दिया, उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया और दंड लगाया कि यदि जो इस कानून की अवहेलना करेगा जो भी परिवार, उसको 500 रुपये जुर्माना लगा दिया जाएगा और साथ में 3 महीने का कारावास। इसको लेकर यहाँ पर एक आंदोलन होता है। तो आंदोलन के पीछे की जो वजह है देखिएगा, पहला तो है उच्च लगान दरें, सही बात है। इसके अलावा है आपके सरकारी भ्रष्टाचार जो कि रिश्वत के रूप में लिया जा रहा है, सही है। तीसरा है बेगार, मैं बार बार बोलता रहा हूं, बेगार किसे कहा जा रहा है, याद रखिएगा। जब आप किसानों से शारीरिक परिश्रम करवा रहे हो लेकिन बदले में वेतन नहीं दे रहे और आप कह रहे हो कि इट्स योर ड्यूटी, इट्स योर मॉरल से ज्यादा इट्स योर मैंडेटरी ड्यूटी कि आपको करना है भाई, उसे बेगार कहा गया है। अब एक फिर वही वाली बात, एक की फैक्ट फिर मैं आपको पकड़ाता हूं। प्राचीन संस्कृत साहित्य में, प्राचीन संस्कृत साहित्य में बेगार को, याद रखिएगा, बेगार को विष्टि बोला गया है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। यहां पर 25 प्रकार के लाग बाग आरोपित किए गए हैं। एक आना, याद रखना, एक आना प्रति रुपया की दर से स्थायी तौर पर युद्ध कोष, यहां पर वसूला जा रहा है। इसको लेकर भी काफी ज्यादा असंतोष था। यह भी आंदोलन का एक प्रमुख कारण बना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सरकार द्वारा गुर्जर जाति की सामाजिक प्रथाओं पर हस्तक्षेप करते हुए याद रखना नुक्ता प्रथा जिसे कि मृत्यु भोज भी, याद रखिएगा इस बात को, बोला गया है। तो नुक्ता प्रथा को कुप्रथा घोषित किया। घोषित करके गैर कानूनी बतला दिया। एवं यदि इसका उल्लंघन कोई किसान करता है, याद रखना, इसके उल्लंघन पर 500 रुपये जुर्माना एवं 3 महीने का कारावास। एवं 3 महीने के कारावास की सजा सुनाई। तो ये कई प्रकार के मूल कारण थे जिन्होंने बरड़ क्षेत्र में
जिन्होंने बूंदी रियासत में किसानों को उद्वेलित कर दिया, आंदोलित कर दिया। अब जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे नेतृत्व पंडित नैनूराम शर्मा जी के पास था, लेकिन पंडित नैनूराम शर्मा के साथ साथ नारायण सिंह, भंवरलाल, हरिभाई किंकर और राजस्थान सेवा संघ के राम नारायण चौधरी का भी यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान था। इस बात को याद रखिएगा, बहुत बड़ा योगदान था राम नारायण चौधरी का यहाँ पर सहयोग देने में। ठीक है साहब, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आई है। आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, फिर मैं अपनी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। जल्दी से हो सके इसको पेन डाउन कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। कुछ इस आंदोलन की बड़ी विशिष्टताएं रही हैं। इस किसान आंदोलन में इसकी प्रकृति गांधीवादी, असहयोग और अहिंसात्मक प्रवृत्ति थी। इस आंदोलन का चरित्र एवं प्रकृति किस तरह की थी, ये भी आप लोग देख लीजिए, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। ये आश्चर्यजनक है मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, क्योंकि मैं इस इलाके से आता हूं। गुर्जर एक मार्शल कौम है, ये याद रखना। मार्शल कौम को लड़ाकू कहना गलत है, योद्धा जाति है। और ये लोग जनरली डरना तो खैर इनके मुझे लगता है पूरे डीएनए का हिस्सा नहीं है। निर्भीक योद्धा जाति है। और मैंने जैसे 1857 का जब रिवॉल्यूशन पढ़ाया था तब भी मैंने आपको कहा था, क्रांति गदर जब पढ़ाया था, कि 1857 की क्रांति में यदि कोई मृतक अंग्रेज कभी की आत्मा भटकती हुई कभी आपको मिल जाए तो पूछना कि गुर्जरों के बारे में कछु कछु पता है तुम्हें। तुम्हारी यह कसम से बोल रहा हूँ, गुर्जर नाम सुनते ही गोरे की पतलून ढीली और गीली पता नहीं क्या क्या हो जाएगी। इस बात को याद रखिएगा। इतना खौफ इस जाति ने उस समय अंग्रेजों को जो चोट पहुंचाई थी, लगभग दिल्ली से अलवर तक के पूरे रूट में जहां मिले। मैं बार बार कह रहा हूं इस चीज को, क्योंकि धन सिंह गुर्जर इनके नायक थे इस 57 की क्रांति के, बहुत बड़े, मंगल पांडे के बाद जिन्होंने मेरठ से क्रांति को आरंभ किया था। बहरहाल मेरा उद्देश्य फिलहाल गुर्जर जाति का महिमा मंडन करना नहीं, लेकिन जो गुर्जर जाति आई है तो बीइंग ए टीचर मेरा फर्ज बनता है जो सही है, वास्तविक है, उसे उसी रूप में, निष्पक्ष रूप में आप लोगों के सामने रखूं। तो इसकी प्रकृति जो थी वो गांधीवादी, अहिंसात्मक चरित्र का ये आंदोलन था, जो आपने बेगू में देखा, जो आपने बिजोलिया में देखा। ठीक है साहब, अब आप विशेषताओं पर आइएगा। बरड़ किसान आंदोलन, या जिसको आप कहते हैं बूंदी किसान आंदोलन, इसकी विशेषताओं को मैं आपके सामने रख रहा हूं। यहां पर किसान सभाओं में खादी उद्योग को बढ़ावा देने, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने, ये मांगे आई थी। यहां पर शराबबंदी की जाए, राज की चारागाह भूमि पर अधिकार नहीं किया जाएगा, लगान में कमी, लाग वाग में कमी, सामंती शोषण के विरुद्ध यहां पर आवाज को बुरी तरह से बुलंद किया गया था। तो देखिएगा विशेषताएं। खादी ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन देने जैसे कार्यक्रम को बढ़ावा देना किसान आंदोलन के मन से बहुत बड़ी बात है भाई। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया जाए, याद रखिएगा, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया जाए। ये अभी तक नजर नहीं आ रहा है, ये अभी तक नजर आ ही नहीं रहा है, न बिजोलिया में, न बरड़ में, न बेगू में। शराबबंदी की जाए। मैं इसीलिए कह रहा हूं कारण कि इन तथ्यों को मैं पिंड इसलिए करता हूं, फोकस इसलिए करता हूं कि इन चीजों पर आपको क्लासेस में ध्यान नहीं दिया जाता है, पाठ्य पुस्तकों को पढ़ते वक्त ध्यान नहीं दिया जाता है, ये मैटर नोट्स में हाईलाइट नहीं होते। और इसीलिए मैंने क्या आप जानते हैं जैसी एक सीरीज आरंभ कर रखी है। 30 सेकंड से 1 मिनट के बीच में एक फैक्ट मैं रोजाना डालता हूं रात्रि को 10 बजे, ताकि आपको स्ट्राइक करे, आप देखें और उसको, क्योंकि वो एक प्रश्न के रूप में कब आपके सामने आ जाए। तो शराबबंदी पर यहां पर कि शराबबंदी की रोक लगाई जाए। इसके अलावा राजकीय
चारागाह भूमि पर सरकार द्वारा अधिकार करने का विरोध, याद रखना, सरकार द्वारा अधिकार करने का विरोध भी इस आंदोलन का एक प्रमुख हिस्सा था। सामंती शोषण के विरुद्ध जन जागृति, सामंती शोषण के विरुद्ध जन जागृति यहां उत्पन्न की जाएगी। इस आंदोलन का खौफ इतना था कि पंडित नैनूराम शर्मा को 4 वर्ष के कारावास की सजा बूंदी रियासत ने सुना दी थी, क्योंकि ये पूरी तौर पर, अब आप नोटिस करना, स्पेशली ये वाला जो फैक्टर है, ये तो ईआईसी की सत्ता की प्रभु सत्ता को चुनौती दे रहा है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, क्योंकि वही उसी ने तो किया है। कॉटन जो इंडस्ट्री थी भारत की, बर्बाद कर दी। जो मैनचेस्टर में जो आर्टिफिशियल जो कपड़ा बन रहा है वो हमारे मार्केट में थोप दिया गया। तो नेतृत्व तो क्या निकला कि पंडित नैनूराम शर्मा को 4 वर्ष कारावास, की सजा इस बरड़ किसान आंदोलन या बूंदी किसान आंदोलन के दौरान सुना दी गई थी। नवीन राजस्थान और राजस्थान सेवा संघ का प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया। आप लोग जानते हैं कि नवीन राजस्थान समाचार पत्र है एवं राजस्थान सेवा संघ एक सामाजिक संगठन है। राजनीतिक और का प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया। दोबारा देख लीजिएगा, इन दोनों ही दलों का संगठन 1919 ईस्वी में, आप लोग जानते हैं, वर्धा में हुआ था। क्लियर? लेकिन इसका जो मूल नाम था वो था नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र का राजस्थान केसरी, मूल नाम था। जब, और इन दोनों के संस्थापक विजय सिंह पथिक साहब आप लोग पढ़ चुके हैं। जब वर्धा में 1919 में गांधी जी की प्रेरणा से विजय सिंह पथिक ने इनकी स्थापना करी, नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र और राजस्थान सेवा संघ नामक एक राजनीतिक संगठन की। लेकिन बाद में जमनालाल बजाज जी के साथ इतने मतभेद बढ़े विजय सिंह पथिक साहब के साथ कि इन्हें 1920 में ट्रांसफर किया गया अजमेर। तो राजस्थान सेवा संघ का जो मुख्यालय बनता है वो 1920 में बनता है कहाँ? अजमेर। और उसके आजीवन जो सचिव नियुक्त होते हैं वो होते हैं रामनारायण चौधरी। इसलिए रामनारायण चौधरी का राजस्थान के किसान आंदोलन में एक प्रभावी भूमिका रही, कद बहुत बड़ा रहा, इनकी डिमांड हर जगह रही, कारण इनके पीछे एक संगठन की पूरी शक्ति और विजय सिंह पथिक की प्रेरणा थी। ठीक है साहब। और राजस्थान केसरी 1919 में वर्धा से प्रकाशित हुआ, लेकिन जब इसे भी बाद में जब ट्रांसफर किया गया 1920 ईस्वी में अजमेर में, फिर ये अजमेर में एक नवीन नाम से प्रकाशित हुआ जो था असल में नवीन राजस्थान। तो बरड़ किसान आंदोलन में नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र और क्या बोलते हैं राजस्थान सेवा संघ, इनके प्रवेश को निषिद्ध कर दिया गया था। अब आपने पिछले सत्र में जो बेगू किसान आंदोलन पढ़ा उसमें आपने स्पष्ट तौर पर इस बात को देख लिया था, समझ लिया था। क्या देखा था आपने? जरा याद करिएगा। आपने बहुत स्पष्ट तौर पर समझने का प्रयास किया था जो कि बेगू किसान आंदोलन में नवीन राजस्थान को प्रतिबंधित कर दिया गया था। तभी तो 1923 ईस्वी में नवीन राजस्थान को नए नाम से निकाला जो था तरुण राजस्थान। तो राजस्थान केसरी का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन, नवीन राजस्थान का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, बरड़ किसान आंदोलन। लेकिन तरुण राजस्थान ने प्रभावी भूमिका निभाई सिर्फ बेगू किसान आंदोलन में। ये मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आएगी। यहां पर निर्णय लिया गया किसान सभाओं में अश्लील गीत न गाए जाने का, क्योंकि लोक संस्कृति का हिस्सा है, न गाए जाने का याद रखना। यहां निर्णय लिया गया, यह महत्वपूर्ण है।
और रणवीर नामक एक जमींदार ने तो तीरथ किसान सभा का नेतृत्व किया था, इतना प्रभावशाली रहा। रणवीर सिंह नामक जमींदार ने तीरथ किसान सभा, तीरथ एक गांव है बूंदी में, याद रखिएगा। तीरथ किसान सभा तीरथ किसान सभा का नेतृत्व किया था। ठीक है साहब। राजस्थान सेवा संघ को प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन राजस्थान सेवा संघ ने, क्योंकि मैंने पहले कहा रिश्वत और भ्रष्टाचार इस किसान आंदोलन में एक प्रभावी मुद्दा था, तो बूंदी राज्य में भ्रष्टाचार और बूंदी राज्य में स्त्रियों पर अत्याचार नामक पर्चा जारी किया था। क्लियर है? यहां तक का एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर अपन अपनी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अच्छे से यहां तक की बात को आप लोग समझ लीजिए, देख लीजिए, फिर मैं अपनी बात को आगे लूंगा। आई थिंक आपने कर लिया है। यहां निर्णय लिया गया, राजस्थान सेवा संघ ने एक पर्चा जारी किया था। अब आप देखिएगा, इस पर्चे का शीर्षक क्या है? बूंदी राज्य में स्त्रियों पर अत्याचार। बूंदी राज्यों में स्त्रियों पर अत्याचार। ये असल में की फैक्ट्स हैं बरड़ किसान आंदोलन या बूंदी किसान आंदोलन के। तो ये अब इसने पूरी जो निर्णय लिए गए, जो प्रभाव जिस ढंग से नेतृत्व किया गया, तो आर्थिक संसाधनों को चोट तो पहुंचनी ही थी ठिकानेदार की, रियासत की, लेकिन साथ साथ उनकी राजनीतिक संप्रभुता को भी एक तरह से खंड खंड करने का प्रयास किया गया किसानों और किसान नेताओं के द्वारा। नतीजा, डाबी एक गांव है, कस्बा है बूंदी में, वहां किसान सभा का आयोजन हुआ था 2 अप्रैल 1923 को। किसान सभा का नेतृत्व हरला जी गुजर कर रहे थे। जब बूंदी रियासत को इस बात की जानकारी मिली तो उसने कप्तान इकराम हुसैन को दल बल के साथ भेजा और साफ कहा कि आपको कार्यवाही ऐसी करनी कि कभी मुंह उठा के, सर उठा के ना जीत सकें फिर किसान बूंदी रियासत में। नानक जी भी एक प्रमुख कार्यकर्ता था और वो गांव गांव झंडा लेकर गीत गाकर लोगों में जन जागृति पैदा करा था। और इस दिन भी 2 अप्रैल 1923 के दिन भी वो मंच पर खड़ा होकर अन्याय की फौज नामक एक शीर्षक गीत गा रहा था, जिसके बोल थे कि गाड़ा रह जाओ रे मर्दाओं, थाको दुख सभी मिट जाए, गाड़ा रह जा रे, सबा मायने घुस जावेगी, अन्याय की फौज, बंदूकियां तलवारियां, हाड़ौती लैंग्वेज में है, यद्यपि मैं उस इलाके से हूं लेकिन हाथ तंग ही नहीं लगभग। तो बंदूकियां तलवारियां चालसी, मत करजो सोच, गाड़ा रह जाओ रे मर्दाओं। मतलब कि आप टिके रहना, गोली चलेगी, गाली चलेगी, तलवार चलेंगी, लेकिन आपको टिके रहना है। नीचे स्त्रियां उनका उत्साहवर्धन कर रही थी। कप्तान इकराम हुसैन पहुंचता है, 2 अप्रैल 1923 को गोली चलाता है। इस गोली में नानक जी भील शहीद होते हैं, देवालाल गुर्जर मारे जाते हैं। नानक जी भील को राजस्थान का प्रमुख शहीद घोषित किया गया है। दक्षिणी राजस्थान के आदिवासियों एवं किसानों का प्रेरणा स्रोत बोला गया है। माणिक्य लाल वर्मा ने, जिन्हें राजस्थान में जन आंदोलनों का जनक बोला गया है, नानक जी भील की याद में एक गीत लिखा था, अर्जी नामक गीत। याद करिए, बिजोलिया किसान आंदोलन में माणिक्य लाल वर्मा ने पंछीड़ा नामक गीत लिखा था। तो ये किसान आंदोलन जिस हत्याकांड के लिए जाना जाता है, क्योंकि आपने बेगू किसान आंदोलन में भी देखा था 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ था। इसमें रूपाजी धाकड़, कृपाजी धाकड़, कुल 11 लोग मारे गए थे।
लेकिन रूपाजी धाकड़, कृपाजी धाकड़ प्रमुख किसान नेता थे भाई जो मारे गए थे। क्लियर है? तो यहां पर बूंदी किसान आंदोलन में या बरड़ किसान आंदोलन में जो प्रमुख घटना घटती है वो है डाबी हत्याकांड। तारीख है 2 अप्रैल 1923 ईस्वी। याद रखिएगा, रियासत एवं जिला बूंदी। यहां पर किसान सभा का नेतृत्व जाति से गुजर हरला जी गुजर कर रहे थे। क्लियर है? और प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में मैं बतला दूं आप लोगों को, विशिष्ट घटनाएं पर जो घटती है, नानक जी भील मंच पर झंडा लहराते हुए झंडा गीत गा रहा था, तो गोली बारी करने वाला अधिकारी 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को गोलीबारी करने वाला पुलिस अधिकारी बूंदी रियासत की तरफ से, उसका नाम है कप्तान इकराम हुसैन। इसमें जो शहीद होते हैं वो हैं, याद रखिएगा, नानक जी भील एवं देवालाल गुर्जर। लेकिन नानक जी भील को यहां पर माना गया है राजस्थान का प्रमुख शहीद। अब यहां पर मैं आपको एक बात और बतला दूं, राजस्थान का अमर शहीद जैसलमेर प्रजामंडल के प्रमुख कार्यकर्ता सागरमल गोपा को बोला जाता है, जिनकी हत्या 4 अप्रैल 1946 को जैसलमेर जेल के अंदर जैसलमेर के नरेश महाराव जवाहर सिंह भाटी के आदेश पर थानेदार गुमान सिंह ने मिट्टी का तेल छिड़ककर मार दिया था। लेकिन राजस्थान का प्रमुख शहीद नानक जी भील को, जो 2 अप्रैल 1923 को शहीद हुए कप्तान इकराम हुसैन की गोलीबारी में डाबे हत्याकांड में, एवं दक्षिणी राजस्थान के किसानों एवं आदिवासियों, याद रखना, किसानों एवं आदिवासियों का प्रेरणा स्रोत, किसानों एवं आदिवासियों का प्रेरणा स्रोत भी बोला जाता है नानक जी भील को। याद रखिएगा, नानक जी भील की याद में माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी नामक गीत लिखा था। अर्जी नामक गीत लिखा था। जबकि मैं दोबारा बोल रहा हूं, माणिक्यलाल वर्मा जिनकी पत्नी नारायणी देवी वर्मा है, पुत्र दीनबंधु वर्मा है, पुत्री स्नेहलता वर्मा है, और जिन्हें राजस्थान में जन आंदोलनों का जनक कहा जाता है, जो कि पार्श्वनाथ जैन मंदिर बिजोलिया में सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान विजय सिंह पथिक की प्रेरणा से प्रभावित होकर, उनके राजनीतिक नेतृत्व से प्रभावित होकर आप सरकारी नौकरी को ठुकरा कर बिजोलिया किसान आंदोलन में न केवल आपने शिरकत करी, बाकी स्वतंत्रता के आंदोलन के दौरान एक प्रमुख कद प्राप्त किया था क्रांतिकारी नेताओं के रूप में। और फिर आप याद करिए 18 अप्रैल 1948 को एकीकरण के तृतीय चरण में जब संयुक्त राजस्थान संघ का गठन हुआ था, तब मेवाड़ रियासत के प्रधानमंत्री पद पर आप सुशोभित हुए थे। इसे कहते हैं, ये देखो, एक आगे बढ़ने के 2 रास्ते होते हैं, याद रखिएगा मेरी बात को, जूते घिसकर आगे बढ़ना, जूते चाट कर आगे बढ़ना। डिपेंड आप पे करता है कि रास्ता आपको क्या चुनना है। माणिक्यलाल वर्मा जी ने जूते घिसकर संघर्ष किया है,
याद रखिएगा। अर्जी नामक गीत लिखा। और माणिक्यलाल वर्मा वो प्रमुख क्रांतिकारी राजस्थान के जिनका पूरा परिवार जेल में गया था। 6 माह का पुत्र दीनबंधु वर्मा, पुत्री स्नेहलता वर्मा, आपकी अर्धांगिनी नारायणी देवी वर्मा और आप स्वयं। लेकिन हमने इन्हें भूला बिसरा दिया गया है, क्योंकि हमें तो बकरी और उसकी रस्सी ज्यादा प्यारी रही है। हमें गुलाब का फूल बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हें लार्जर देन लाइफ उनकी इमेज क्रिएट कर दी गई है कि साहब ये नहीं होते तो पता नहीं क्या, इनका देश उनका देश, मानो वो 2-4 लोग ही पूरे देश के अंदर थे। बहरहाल मेरा सिर्फ इतना सा आक्रोश है कि कृपया इन लोगों को भी पाठ्य पुस्तकों में जगह दी जाए। छोटे बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में माणिक्यलाल जी वर्मा है, राम नारायण चौधरी जी हैं, अंजना देवी चौधरी जी हैं, जमनालाल बजाज हैं, कालीबाई हैं, कितने अशफाकुल्ला, कितने नाम में गिनाऊं। और सब जाति से, सब धर्मों से इस तरह के लोग हैं जिन्हें हमने भुला दिया है, बिसरा दिया है। तो राजस्थान का प्रमुख शहीद नानक जी भील को बोला जाता है। और अमर शहीद, मैंने बोला भी आपको, अमर शहीद जिन्हें बोला गया है वो है सागरमल गोपा, राजस्थान सेवा संघ के सचिव। जब राम नारायण जी चौधरी जी को यहाँ पर डाबी हत्याकांड की जांच का जिम्मेदारी सौंपी गई तो उन्होंने रिश्वत को बूंदी राज्य का सबसे बड़ा अभिशाप बतलाया था। एक बार यहां तक का देख लीजिए, मैं लिख देता हूं कि अपने पास पेज से। राजस्थान सेवा संघ की तरफ से गठित जांच समिति के अध्यक्ष, याद रखिएगा, राम नारायण जी चौधरी ने रिश्वत को बूंदी राज्य का, याद रखिएगा, बूंदी राज्य का सबसे बड़ा अभिशाप बतलाया था। ये की फैक्ट्स हैं, ये आपको परेशान करते हैं प्रश्नों के रूप में। बहुत आराम से इनको देखिएगा। मैं पुनः इन तथ्यों को आपके सामने लेता हुआ पिंड कर देता हूं। इंपॉर्टेंट है और इनको पिंड करने की जरूरत नहीं। मैं कह रहा हूं ना, रात को 10 बजे सीरीज आपके लिए रिलीज होती है, रोजाना एक फैक्ट। क्या आप जानते हैं? नहीं तो जानो, और हाँ तो पक्का करो फैक्ट को। देख लीजिए, यहां तक की बात हो, काफी महत्वपूर्ण फैक्ट्स आए हैं, पेन डाउन कर लीजिए, उतार लीजिए। इस हत्याकांड का एक फौरी तौर पर फायदा, एक मतलब तात्कालिक फायदा रियासत को ये मिला। किसानों का जोश ठंडा हो गया। वो इस हत्याकांड के बाद वो सहम नहीं, मतलब वो क्या बोलते हैं इस चीज को, उबर नहीं पाए। और जैसा मैं पहले कह चुका, राजस्थान सेवा संघ की 4 शाखाएं थी, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी। सचिव थे इनके राम नारायण चौधरी। अब 1923 में जब ये हत्याकांड हुआ तो लगभग किसान निरुत्साहित से हो गए। इसी बीच फिर इनकी पंडित नैनूराम शर्मा जी की भी हत्या हो गई थी। तो बाद में 1936 में 5 अक्टूबर 1936 में हुडेश्वर महादेव मंदिर है बूंदी के अंदर, बूंदी जिले में हिंडोली संभवतः तहसील पड़ती है, प्रसिद्ध प्रदेश है हिंडोली। वहां पे हुडेश्वर महादेव मंदिर है, वहां किसान सभा हुई थी। उसमें 500 के लगभग गुर्जर मीणा जाति के किसान अवेलेबल हुए, मतलब उपस्थित हुए थे। वहां से फिर इन्होंने एक हुंकार भरी, लेकिन बूंदी रियासत ने करों में छूट दी, लाग बाग समाप्त कर दी, राजनीतिक कैदियों की रिहाई का प्रस्ताव दिया गया और शनै शनै फिर यह आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो गया, क्योंकि इन्हीं मांगों को लेकर हुआ था। जब सरकार ने मान ली बात तो सरकार भी समझ गई इस आक्रोश के बाद कि अब ये ज्यादा कुछ किया तो कहीं ये जाति यदि एक बार बिफर गई तो फिर संभालना नहीं संभलेगा मामला। चलिए, आई थिंक यहाँ तक का बात आप लोग उतार लीजिए अच्छे से। इसके बाद फिर एक किसान सभा होती है, जो मैंने अभी कहा, लेकिन वो कई वर्षों बाद होती है। हुडेश्वर महादेव मंदिर
किसान सभा। याद रखिएगा, ये किसान सभा होती है 5 अक्टूबर 1936 ईस्वी को। कहाँ पर? याद रखिएगा, हिंडोली, जिला बूंदी में। यहाँ पर उपस्थित जो किसान थे वो 500 किसान, बेसिकली गुजर और मीणा जाति किसान उपस्थित हुए थे। और इसी किसान सभा के पश्चात जब रियासत ने किसानों की बातों को मान लिया, सरकार ने चराई करों में छूट दी, युद्ध ऋण की वसूली स्थगित कर दी, लाग बाग में कमी कर दी, लगान में कुछ हद तक राहत दे दी, तो धीरे धीरे ये आंदोलन भी समाप्त हो गया। राजनीतिक कैदियों की रिहाई की बात मान ली गई और इस प्रकार से 1936 के बाद फिर बरड़ किसान आंदोलन हमें नजर नहीं आता। इस प्रकार से आंशिक सफलता के साथ, जिस प्रकार से बेगू किसान आंदोलन समाप्त हुआ, बूंदी किसान आंदोलन भी समाप्त हो गया, तो वो किसान आंदोलन जो किसान आंदोलनों का जनक था, मदर थी की भूमिका में थी, बिजोलिया किसान आंदोलन, चाहे वहां के किसानों को राहत नहीं मिली, उनका बड़ा अपमान का घूंट पीना पड़ा, लेकिन उस आंदोलन की सफलता इसमें थी कि उसने अन्य किसान आंदोलनों की सफल भूमि तैयार कर दी थी, किसान आंदोलनों को फर्टाइल बना दिया, अन्य ठिकाने सहम गए। तो 44 वर्ष तक किसान आंदोलन को झेलना वो बड़ी हानि होगी, बजाय कुछ राहत दे दी जाए। तो बिजोलिया किसान आंदोलन ने उस मां की भूमिका निभाई जो गीले में रहकर भी अपने बच्चों को रात भर सूखे में सुलाती है। तो चाहे बिजोलिया के किसानों को खुद को असफलता मिली, अपमान मिला, जहर का घूंट पीना पड़ा, लेकिन वो काम कर गया जो शायद कोई नेतृत्व कभी किसी किसान आंदोलन के लिए नहीं करता। इसी रूप सच्चे अर्थ में बिजोलिया किसान आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता थी। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगले एपिसोड के अंदर मैं एक नए किसान आंदोलन को लेकर, संभवतः शेखावाटी किसान आंदोलन को लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।